हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आने वाले आपके यूजीसी नेट किसी भी स्टेट का आप असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो या पीजीटी दे रहे हो तो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़ पाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। 1989 में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संदर्भ में शासन गवर्नेंस की संकल्पना की थी? तो ये सब सहारा अफ्रीका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। और विश्व बैंक ने कब गवर्नेंस वर्ड की क्वाइन दिया था? तो वो भी याद रखिएगा 1989, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। सब सहारन अफ्रीकन फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ 1989 नाम शीर्षक में पहली बार रिपोर्ट में बैंक ने सुशासन की जरूरत पर अत्यधिक बल दिया, जबकि गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट नामक शीर्षक वाली दूसरी रिपोर्ट बैंक ने सुशासन के कई पहलुओं की पहचान की। अच्छा, जो सुशासन वर्ड है वो आपका 1992 में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। गुड गवर्नेंस, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो एलिमिनेट करते हैं। सर्वर का तानाशाही, निजी संपत्ति और राज्य का उद्भव यही नहीं होगा। बाकी अलगाव भी दिए हैं, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत तो दिए ही है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है? तो क्या क्या दिया गया है इसमें? तो सबसे पहला है अणु के रूप में मनुष्य का विचार करना। फिर है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, लोकतांत्रिक शासन, एकीकृत मानववाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये, एक मिनट, अणु के रूप में मनुष्य का विचार क्या नहीं है। बाकी ये है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और एकीकृत मानववाद। नेक्स्ट है निष्पादन बजट यह दर्शाता है कि कोई सरकारी इकाई अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस सुगमता से प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन निष्पादन बजट के केंद्रीय बिंदु है? तो ये है आपका, देखिए ऑप्शन, निष्पादन स्तर की स्थापना तथा सूचना संग्रह की आवश्यकता होती है। बी है जो कार्य किया जाता उसकी मात्रा का मापन होता है। उस कार्य की गुणवत्ता अथवा उसके परिणाम का मापन होता है। इसका इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि किसी विभाग को भविष्य में कितना पैसा प्राप्त है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी डी, ठीक है, सारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, भारत की नागरिकता के संदर्भ में कौन सा कथन? तो भारत का एक नागरिक एक साथ अन्य देश का नागरिक भी हो सकता है, ये सही नहीं। भारत में एकल नागरिकता है, तो एक, अगर भारत का नागरिकता प्राप्त अगर है आपको तो आप किसी और की नागरिकता प्राप्त नहीं करोगे। अगर किसी और की नागरिकता प्राप्त करोगे तो स्वतः आपकी भारत की नागरिकता नहीं रहेगी, ठीक, खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2020 में भारत ने यूएसए के साथ रक्षा सहयोग के किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो ये था आपका बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। ये उस समय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ये यूजीसी नेट का आपका 2020-21 कंबाइंड एग्ज़ाम लिया गया था, उसका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट की एक दस्तावेज। देखो, बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृति योजना होती है।
तो ये कथन है रेमो स्टोहम का, ठीक है। 7 नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नव यथार्थवादी सिद्धांतों से संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका राज्य सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित निम्नलिखित पुस्तकों को उनके आरोह क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रॉब्लम्स ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये इनका पीएचडी थीसिस का टॉपिक था। द बुद्ध एंड हिज धम्मा, द राइज एंड फॉलो ऑफ हिंदू वुमेन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला क्या था, गांधी एंड गांधीज, तो इसका हो जाएगा बी सबसे पहले। हाँ वो भी आता तो आपको, वो ये 1923 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये अब इसमें दिया है क्या, हाँ डेट दिया है, हाँ 1923 है ना, हाँ देखो देख लो बाकी सबका ए बी। और फिर द राइज ऑफ फॉलो ऑफ हिंदू वुमेन, ये 55 का है, 57 का है। निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर है, वेस्टफेलिया की संधि, वर्साई की संधि, यूट्रेच की संधि है। तो इसको हम मैच करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डी सी ए, बी डी सी ए। सबसे पहले वेस्टफेलिया की संधि 1648, यूट्रेच की संधि 1773, वर्साई की संधि 1919, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर 1945। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने द आर्ट ऑफ वॉर लिखी है? तो कोई नहीं, मैकियावेली ने। प्रिंस उनकी फेमस बुक है, बाकी डिस्कोर्सेस ली फिर है। आगे, निम्नलिखित में से किसने हित अभिमुखीकृत प्रकारों और अन्य अप्रतिमानित समूहों प्रकारों में भेद किया है? तो ये किए हैं आपके आलमंड और कोलमैन ने, आलमंड और कोलमैन ने। ऑप्शन नंबर बी, ए सॉरी, माय मिस्टेक। देखिए, भारत वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है, परंतु इसकी इच्छा है कि वह विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध का विकल्प भी रखे। कारण बोला जा रहा था, भारतीय परमाणु नीति उसकी वैश्विक और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर है, दोनों सही है और सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अभी के चुनावी राजनीति का अभिलक्षण नहीं है? तो ये कांग्रेस का प्रभुत्व वाली व्यवस्था का स्थिरीकरण ये अब नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नौकरशाही को राज्य की चेतना मानते हैं? कौन नौकरशाही को राज्य की चेतना मानते हैं? तो मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर वर्तमान संघीय ढांचे के आलोचक थे, ठीक है। अम्बेडकर के अनुसार स्थानीय स्वशासन के पास वास्तव में न तो विधायी शक्ति है और न ही कार्यकारी शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी में मतलब दोनों सही है और सही व्याख्या, पहले यही ऑप्शन ए में रहता था। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन का ऑप्शन भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऑप्शन को थोड़ा उलट पलट करके आजकल देता है। निम्नलिखित में से किस पहलू का बचाव जे.एस. मिल द्वारा किया गया है? कूट में आंसर है इसका। महिलाओं के अधिकार, बेंथम का समग्र उपयोगितावाद, विवाहित महिला संपत्ति विधेयक, पितृसत्तात्मक। तो हमें चूज करना है इसका राइट आंसर। तो क्या क्या है ऑप्शन में? ए और सी है। तो ए और सी में क्या था देख लेते हैं। ए में है आपका महिलाओं के अधिकार और विवाहित महिलाओं की संपत्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीगल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हीगल के संबंध में तो ये है आपका ए और सी। तो ए में क्या है?
राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अग्रसर होना। और बी है हीगल महिलाओं को कम तर मानते थे, उनका मानना था कि महिलाओं की तार्किक क्षमता कम होती है। तो ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? तो देखिए कौन नहीं है, बी और डी। तो कौन? लॉक नहीं है, ये नकारात्मक स्वतंत्रता के हैं, और बेंथम। बाकी लास्की और ग्रीन आपके सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। नीचे क्या है, सॉरी, नीचे निम्नलिखित में कौन कालक्रम में व्यवस्था कम्युनल अवार्ड है, साइमन कमीशन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, गांधी इरविन समझौता है? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है आपका ये क्या बोलते हैं, साइमन कमीशन तो 28 में है, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 30 से जनवरी 31 तक, गांधी इरविन 1931, कम्युनल अवार्ड 1932। आगे है यूएन चार्टर में शांति और संरक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सी विशेषता दी गई है? ठीक है, तो इसमें जो दी गई है वो है आपका, कोट में आंसर होगा, तो ए और सी। ठीक है, तो ए में क्या है देख लेते हैं। ए में है आपका विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए अध्याय 6 में शांति बहाली की प्रक्रियाओं दी गई है। और फिर है सी में है अध्याय जो 7 है, विवादों के बलपूर्वक निपटारे के लिए शांति प्रवर्तन किया गया है। नेक्स्ट है श्री अरविंदो राष्ट्रवाद को किस रूप में मानते थे? तो ये मानते थे आपके पहले तो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की पाश्चात्य जन धारणा से भिन्न, अवैवी के रूप में, और तीसरा है धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में राष्ट्रवाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी है? ठीक है, तो ये ग्रेलवियल ऑस्टिन ने दी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका कोई आंसर नहीं सही था, लेकिन बुक देख लीजिए आप। बेंटले का द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908, डेहल का मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, जेम्स सी चार्ल्सवर्थ का है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस, डेविड इसरन का अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। आगे कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवाद पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्द संविधान में जोड़ा गया था? तो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन रॉय के बारे में सही है? तो वे उपनिषद से प्रभावित थे। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए, बी एंड डी। सी को पढ़ते हैं वे नास्तिक थे, तो इसी को आप कट कर देते तो आंसर आ जाता। ठीक है, चलो पढ़ ही लेते एक बार सारा ऑप्शन। वे उपनिषद से प्रभावित थे, बिल्कुल थे। वे व्यक्तिवादी थे और एक ईश्वर में संपर्क थे, और वे ईसाईवाद द्वारा समर्थित त्रयात्मक ईश्वरवाद के सिद्धांत के आलोचक थे। नेक्स्ट पे चलते हैं, मैच करना है। मैं लॉर्ड ब्राइस है, ग्राहम बेल से उनकी रिलेटेड बुक है, इधर मैच किया ही हुआ होगा। इम्पॉर्टेंट बुक है, आपके पीजीटी में भी काफ़ी ये सब बुकें आती हैं, तो देख लेते हैं हम। इसका राइट आंसर सी है, इसे आप देख लो। लॉर्ड ब्राइस का मॉडर्न डेमोक्रेसी, ग्राहम बेल का ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ग्रेलविल आलमंड का है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंट अप्रोच 1966, चार्ल्स सी मेरियम का न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन लॉक स्वतत्वबोधक व्यक्तिवादी थे। ठीक थे, कारण है जॉन लॉक केवल हितों की वृद्धि के पक्षधर नहीं थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है
रेनसीन लिकर्ट ने संगठन के स्तर तथा नियंत्रण के स्वरूप के आधार पर प्रबंधन के पद्धति को पहचान की है। उन्हें दक्षता के आरोह क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शोषणकारी सत्तावादी, फिर हो जाएगा हितकारी सत्तावादी, फिर होगा विमर्शकारी नेतृत्व और सहभागी। निम्नलिखित में से कौन से मैरी पी फॉलेट से उन्नत विचार है? तो ये है आपका बी और डी। बी में क्या है? रचनात्मक द्वंद्व और स्वीकार, और डी है एकीकरण, इंटीग्रेशन। ठीक है, बी और डी है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 31। असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया। जिन परिस्थितियों में संघीय इकाई को एकजुट रखने के लिए केंद्र शक्ति के हस्तांतरण के लिए तैयार हुआ, उनके कारण भारत एकजुट रखने वाले संघ का दृष्टांत है। कारण बोला जा रहा है संगठन युग और केंद्रों में कमजोर सरकारों के होने के साथ शक्ति विभाजन की इस असीमितता के कारण राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग की जाने लगी। तो इसका क्या होगा? दोनों सही और सही व्याख्या, मतलब दोनों तो सही है बट व्याख्या सही नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की विशेषता नहीं है? ठीक है, देखो, सांस्कृतिक आधारित अवधारणा, गतिशील अवधारणा, पार्टी आधारित अवधारणा, मूल्य आधारित अवधारणा। ठीक है, तो नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। एक मिनट, इसमें क्या है? ये है आपका पार्टी आधारित अवधारणा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ये है राइनवेटिंग गवर्नमेंट, किसने लिखा है? तो ये लिखे ऑसबॉर्न और ग्लेबलर ने। ठीक है, ऑप्शन बी। और इनका क्या है? ये राइजिंग वेटिंग गवर्नमेंट 1992 में डेविड ऑसबॉर्न और टेड ग्लेबर की पुस्तक है। इसमें ऑसबॉर्न ने ग्लेबलर के नव लोक प्रबंध के 10 उद्देश्य का वर्णन किया है। उत्प्रेरक सरकार, सक्षम सरकार, लक्ष्य संचालित सरकार, उद्यमी सरकार, पूर्वानुमानी सरकार, समुदाय के स्वामित्व वाली सरकार, लक्ष्य संचालित सरकार, परिवर्तनोन्मुखी निर्देशन सरकार और उपभोक्ता निर्देशन सरकार, और लास्ट है विकेंद्रित सरकार। भारत में श्रमिक आंदोलन किन से दुष्प्रभावित होता है? तो ये है आपका ABC। ठीक है, कम सदस्यता, कमजोर वित्त और अनेक संघों का होना। नेक्स्ट है, ठीक है, एक मिनट, क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन सा एक कार्य स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है? स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है, वो ये हो जाएगा कार्य आपका सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय संबंध ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह नहीं करते। नहीं तो करते हैं तो होता है, तो नहीं करते तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे है, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं? तो 6 महीना, क्योंकि 6 महीने के अंदर उनका वो होना होता है चुनाव अधिकतम। आगे है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2017 को KS पुत्तुस्वामी रिटायर्ड बनाम भारत संघ मुकदमे पे निर्णय दिया था। तो इसमें क्या निर्णय दिया गया था? फूट में आंसर है, तो सिर्फ ए ही है, तो क्या देख लेते हैं एक बार। निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तात्विक भाग के रूप में
तथा संविधान के भाग 3 द्वारा दी गई आज़ादियों को गारंटी के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्रसिद्ध परिवर्तित शब्द पोस्ट कोड किसने गढ़ा है? ठीक है, तो किसने गढ़ा है? तो ये है आपका लूथर गुलिक। तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है फ्रेडरिक्स को। ठीक है, आगे है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। अभी हमने देखा, ऊपर ही क्वेश्चन में था, तो ए में तीसरा हो जाएगा। देख लेते हैं, अगर इसी तरीके से क्वेश्चन ए में एक से ही बन जाता है। देख लो, ये क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है छुपा हुआ, बाकी लोग आए नहीं। तो देखो, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन 2020, इंडो यूएस डिक्लेयरशिप जो हुआ था 2005 में हुआ था। हाई टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ग्रुप 2002। नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप 2004। आगे आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्नलिखित में से किस तिथि को आरंभ हुआ था? तो ये 12 मई 2020 कोविड के टाइम जो हुआ था आत्मनिर्भर भारत बनने के। तो आत्मनिर्भर भारत में 5 स्तंभ थे। क्या थे? आर्थिक था, तकनीक था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, मांग था, बढ़ती जनसंख्या। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह के दौरान किस संगठन नेताओं को आमंत्रित किया गया था? तो सार्क को स्टार्टिंग में। आगे हमें ब्यूरोक्रेटिक टेरर, कल्चरल रेवोल्यूशंस, कल्चरल तो मौजूदों का हो जाएगा। और फिर हो जाएगा ये एलोगरी केव, ये तो आपका प्लेटो का हो जाएगा। फिर ये तो हन्ना अरेंट, और ये हो जाएगा फैनन का। देख लेते हैं पहले तो बी में तीसरा और डी में दूसरा देखते हैं। देखिए ये है ठीक है, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सतत विकास का अभिलक्षण नहीं है? सतत विकास का, तो ये अनियंत्रित विकास ये नहीं है, नियंत्रित विकास होगा। आगे है, किसने कहा लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है? तो ये है वुड्रो विल्सन। क्या है? लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है, वुड्रो विल्सन। निम्नलिखित में से कौन सा नव उपनिवेशवाद के उभरने के कारण है? नव लोक प्रशासन के उभरने के कारण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और बी। ए बी में क्या है? यूरोपीय शक्तियों की कमजोर स्थिति और साम्राज्यवाद के विरुद्ध सचेतता में वृद्धि। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक पार्टियों का कार्य नहीं है? तो ये है न्यायपालिका पर नियंत्रण रखना। ठीक है, न्यायपालिका पर नियंत्रण रखना यही नहीं है। सूची 1 और सूची 2 में खींचना 49, तो देख लेते हैं इसका, आप यहीं से देख लीजिए। देखिए, रविंद्र रे का है द नक्सलाइट्स एंड देयर आइडियोलॉजी। आशीष कुमार राय द स्प्रिंग थंडर एंड द आफ्टर। कैरोल स्पेरी का है जेंडर डेवलपमेंट एंड द स्टेट इन इंडिया। संजय कुमार का इंडियन यूथ एंड द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का नाम है? तो क्या है? मैकमोहन रेखा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, ये रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है ना, तो उसमें आज इस बार आया था पीजीटी या टीजीटी, शायद पीजीटी में आया था कि रेड क्लिफ के आगे अलग अलग ऑप्शन दिया था, क्या कौन से रेड क्लिफ थे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। किसी वजह से चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर इस चैनल को आप शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़े, तो फ्रेंड्स मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, आप तैयारी करते रहिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।